नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज महादेव की कृपा से तांडव होगा, तो आप सभी लोग क्लास में ज़रूर बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व करा रहा था और आपसे कहा था दोस्तों कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो आज वहीं से दोस्तों हम अपनी क्लास को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, सभी को दोस्तों गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बस दोस्तों बर्फ बनने तक आप हौसला तो बनाए रखिए, बर्फ बनने तक आप हौसला तो बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बस दोस्तों बर्फ बनने तक अपना हौसला तो बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, हाँ तो आप सभी लोग फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हाँ तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हाँ जल्दी से जोड़ने का प्रयास करें, फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं हम अपनी क्लास को। हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, सभी को एक बार पुनः राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग सभी को दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कुछ लोगों ने किया भी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक क्रिस्टल धातु 0.154 यानी कि 0.154 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों को 22.5 अंश के कोण पर परावर्तित करता है। इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी परमाणुओं की परतों के मध्य अंतराल की गणना करें। यह मान कर करें दोस्तों कि जो n होगा, ठीक है, n बराबर हुआ दोस्तों कितना, 1, n बराबर कितना दोस्तों 1, और साइन 22.5 अंश का मान दोस्तों कितना, साइन 22.5 अंश का मान दोस्तों कितना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना दोस्तों 0.383, कितना दोस्तों 0.383। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन था। हाँ आप लोगों ने किया भी होगा दोस्तों, ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए हम इसे बताते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए इसको समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे, एक बार अच्छे से देख लें क्वेश्चन आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, नहीं यही कर देते हैं। देखिए आपको ये ध्यान देना है कि जो n दिया है दोस्तों वह कितना दिया है, अभी जस्ट मैंने बताया n बराबर 1 दिया है, और लेमडा का जो मान है दोस्तों वह कितना दिया है, तरंगदैर्घ्य 0.154 दिया है। ठीक है दोस्तों, नैनोमीटर, और थीटा 22.5 अंश का मान दोस्तों कितना दिया गया है, थीटा 22.5 अंश का मान दोस्तों कितना दिया गया है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कितना 0.383, कितना दोस्तों 0.383, ये आपको दिया गया है। बस दोस्तों अब आप ब्रैग समीकरण के, हाँ ब्रैग समीकरण में रखें और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं।
परतों के मध्य उत्तरदायी परमाणुओं की परतों के मध्य के अंतराल की गणना करना है दोस्तों, मतलब आपको डी निकालना है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि डी क्या होता है दोस्तों। हाँ चलिए एक बार पुनः समझा देते हैं यहाँ भी दोस्तों, घबराइए मत आप लोग। हाँ घबराए नहीं आप सभी लोग, क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग पुनः समझ लेते हैं, देखेंगे आप सभी लोग। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको ब्रैग समीकरण बताया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ब्रैग समीकरण क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें कि ब्रैग समीकरण क्या है दोस्तों। हाँ जल्दी से बताएं आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ लोग बता भी रहे हैं। चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं ब्रैग समीकरण, तो दोस्तों ब्रैग समीकरण क्या होता है, एन लेमडा सॉरी दोस्तों हाँ क्या होता है, एन लेमडा बराबर क्या होता है दोस्तों 2d, क्या होता है दोस्तों 2d साइन थीटा, क्या होता है दोस्तों एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, ये आपका क्या होता है दोस्तों ब्रैग समीकरण है। अब दोस्तों इससे हमें d की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, d ज्ञात करना है। तो अब d बराबर आप निकाल सकते हैं दोस्तों, d को इधर कर लेंगे और बाकी उधर आप पक्षांतर कर दें, तो आपका ब्रैग समीकरण। अच्छा इसमें दोस्तों ये भी समझ लीजिए कि n क्या है दोस्तों। अगर बात करते हैं n, तो n क्या है दोस्तों, n बराबर यह एक पूर्णांक है। n बराबर दोस्तों अगर बात करते हैं n क्या है, तो एक पूर्णांक होता है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है। ठीक, और d क्या है दोस्तों, d क्या है उत्तरोत्तर परतों के मध्य की दूरी। क्या है दोस्तों, उत्तरोत्तर लिख दे रहे हैं, उत्तरोत्तर परतों के मध्य की दूरी, परतों के मध्य की दूरी दोस्तों क्या है, उत्तरोत्तर परतों के मध्य की दूरी। और लेमडा क्या है दोस्तों, लेमडा क्या है, ये दोस्तों एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य है। क्या है, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। और जो थीटा है दोस्तों यह क्या है, जो थीटा है दोस्तों यह क्या है, यह दोस्तों वह कोण है जिस पर एक्स किरण परिवर्तित होती है। वह कोण जिस पर एक्स किरण परिवर्तित होती है दोस्तों वह थीटा है। तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए तो समीकरण भी मैंने जस्ट लिखा था दोस्तों, क्या होता है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, अब इसी से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो d का मान है दोस्तों वो निकाल सकते हैं कि नहीं आप। तो d बराबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। d का मान हमें निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। हाँ d बराबर क्या होगा देखेंगे आप सभी लोग। d बराबर अभी जस्ट मैंने बताया d क्या है दोस्तों, d बराबर आपका हो जाएगा n लेमडा बटे 2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, n लेमडा बराबर 2 साइन थीटा। क्या होगा, 2 साइन थीटा होगा। d बराबर n लेमडा बटे 2 साइन थीटा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपको d, यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, जो d है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखेंगे आप सभी लोग। हाँ देखेंगे आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। देखें यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, तो समझने का प्रयास करें। देखें देखिए अब क्या हो जाएगा, d बराबर, अच्छा नहीं दिख रहा ये कलर, यहाँ देखेंगे आप सभी लोग। देखें d बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया था, 1 दिया था। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखे भी होंगे तो। और लेमडा का मान कितना है दोस्तों, अभी तरंग दैर्ध्य मैंने लिखा भी था 0.154। ठीक है, 0.154 अब बटे 2 गुणा साइन थीटा, यानी कि साइन 22.5 अंश का मान दोस्तों कितना था 0.3
0.383 इतना था दोस्तों। क्लियर हो चुका इतना। देखिए यहाँ भी ऊपर आप देखें कि जीरो के बाद, यानी कि जीरो के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। और नीचे भी दोस्तों जीरो के, यानी कि जीरो के बाद, यानी कि जीरो दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों, जीरो के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। तो दोस्तों अब आप इसको दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। जब आप डायरेक्ट इसको काट देंगे दोस्तों, या तो कितना आ जाएगा, हाँ कितना आएगा, जब आप इसको काटेंगे दोस्तों तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा, यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, ये आपका आ जाएगा, इससे इसको, हाँ ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0.201 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका दोस्तों आप सभी को, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 0.201 नैनोमीटर, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सवाल में क्या दिया गया दोस्तों, नैनोमीटर में दिया गया था, जो आपका क्या था, तरंग दैर्घ्य था, तो किस में आएगा दोस्तों, नैनोमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, कितना भी जस्ट मैंने लिखा था 0.201 नैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने लोगों को क्लियर हो चुका दोस्तों, हाँ आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि कितने लोगों को क्लियर हो चुका, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, आपका आंसर 0.201 आएगा, ठीक है दोस्तों, नैनोमीटर। तो जल्दी से उतारें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जल्दी से इसको आप सभी लोग उतारें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने यह क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों ने किया भी था दोस्तों, हाँ जो नहीं किए हैं वो कर लें, जल्दी से इसको नोट करें दोस्तों। हाँ जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से उसको उतारें दोस्तों, यानी कि इसको जल्दी से नोट करें, हाँ जल्दी से नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने लगाया भी था दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगर उतार लिए हैं तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोगों ने उतार लिया दोस्तों तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। कमेंट करें, हाँ कमेंट करके बताने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। क्या हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिविम जालक है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हाँ ध्यान से सुनेंगे फिर आप लिखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। पहले समझने का आप सब लोग प्रयास करें, फिर अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके दोस्तों, और आप पेपर को धुआं कर सके, ठीक है। तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे भी होंगे दोस्तों, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर भी रहे होंगे आप सभी लोग, ठीक है। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। दोस्तों अगर क्रिस्टल जालक की बात करते हैं तो एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों, परमाणु, आयन, अणु की एक बहुत नियमित त्रिविम व्यवस्था होती है जो पूर्ण क्रिस्टल में वितरित रहती है।
जो पूर्ण क्रिस्टल में वितरित रहती है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। ठीक है, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। ठीक है, एक क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों, परमाणु, आयन या अणु एक बहुत नियमित त्रिविम व्यवस्था में होती है जो पूर्ण क्रिस्टल में वितरित रहती है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। फिर से एक बार सुनिएगा, एक क्रिस्टल ठोस के अवयवी कण, अणु, परमाणु, जो अणु होते हैं दोस्तों, आयन होते हैं और आपके परमाणु होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, एक बहुत नियमित त्रिविम व्यवस्था में होते हैं जो पूर्ण क्रिस्टल में क्या होते हैं दोस्तों, वितरित रहती है, वो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक हॉप ने क्या बताया, वैज्ञानिक हॉप ने यह बताया है दोस्तों कि अवयवी कण, जो अवयवी कण होते हैं दोस्तों, वो अवयवी कणों के क्रमित समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है। ठीक है, अवयवी कणों के क्रमित समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है, जिसे दोस्तों क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। किसने बताया दोस्तों, तो वैज्ञानिक हॉप के अनुसार अवयवी कणों के क्रमित समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है, जिसे दोस्तों क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसे नोट करने का प्रयास करें, हाँ जल्दी से लिखने का प्रयास करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ नोट करेंगे आप सभी लोग, हाँ जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ जल्दी से नोट करें। और दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, अपनी संख्या को और बढ़ाने का प्रयास करें। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, एक बीमी जालक। एक बीमी जालक क्या होता है दोस्तों, तो समझिएगा आप सभी लोग, जो क्रिस्टल जालक होते हैं दोस्तों, वे एक बीमी, द्विबीमी या त्रिबीमी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल जालक एक बीमी होते हैं, द्विबीमी होते हैं और त्रिबीमी होते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं दोस्तों, एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हेडिंग बनाएंगे एक बीमी। एक बीमी जालक, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि समस्त अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि समस्त अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर दोस्तों क्या पुनरावृत्ति करते हैं, तो वह दोस्तों एक बीमी जालक कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, वह एक बीमी जालक कहलाता है। जैसा कि आप सभी लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि समान दूरी पर दोस्तों क्या, हाँ समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं और समान दूरी पर दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, एक बीमी जालक। या किसका उदाहरण है दोस्तों, या दोस्तों एक बीमी जालक का उदाहरण है। किसका है दोस्तों यह उदाहरण, एक बीमी जालक का है। ठीक है, तो परिभाषा लिखने के बाद आप सभी लोग इसका डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बीमी जालक क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। अगली हेडिंग डालेंगे द्विबीमी जालक। दोस्तों द्विबीमी जालक क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। यदि समान अवयवी कणों के समूह की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है दोस्तों, क्या होती है, यदि समान अवयवी कणों के समूह की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है,
तो द्विविमीय जालक का निर्माण होता है। यदि समान अभिकणों के समूह की किसी तल में दोस्तों क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो द्विविमीय जालक का निर्माण होता है। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका द्विविमीय जालक का चित्र है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये किसका चित्र है दोस्तों, यह द्विविमीय जालक का डायग्राम है। तो इसको भी आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये ए हो गया दोस्तों और ये बी हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे त्रिविमीय जालक। त्रिविमीय का जालक आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका त्रिविमीय जालक का है, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दोस्तों त्रिविमीय जालक है आपका। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को, ये त्रिविमीय जालक है। इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। हाँ, इसकी परिभाषा जरूर लिखते हुए चलें दोस्तों आप सभी लोग, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, तो समझेंगे त्रिविमीय जालक। इस प्रकार यदि समान अभिकणों के समूह की त्रिविम में क्या होती है दोस्तों, पुनरावृत्ति होती है, तो इससे त्रिविम जालक का निर्माण होता है। यदि समान अभिकणों के समूह की त्रिविम में क्या होती है दोस्तों, पुनरावृत्ति होती है, तो इसे त्रिविम जालक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, किसका निर्माण होता है, तो इससे दोस्तों त्रिविम जालक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, त्रिविम जालक का निर्माण होता है। यदि समान अभिकणों के समूह की त्रिविम में दोस्तों किसमें पुनरावृत्ति होती है, त्रिविम में होती है, तो दोस्तों क्या होता है, त्रिविम जालक का निर्माण होता है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों तो आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों और अपनी संख्या को और बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों, अपनी संख्या को और बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह आपने डायग्राम देख लिया होगा, यह दोस्तों किसका है, तो यह दोस्तों एक बीमी किसका है दोस्तों, यह डायग्राम यह दोस्तों एक बीमी जालक का है। किसका है, एक बीमी जालक का। और यह दोस्तों किसका है, हाँ यह किसका है, तो यह द्विबीमी जालक का है। किसका है दोस्तों, द्विबीमी जालक का। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों यह, तो आप देख पा रहे हैं यह किसका है, यह दोस्तों त्रिविमीय जालक का है। किसका है दोस्तों, त्रिविमीय जालक का है। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल की बाह्य आकृति। क्या डालेंगे दोस्तों हेडिंग आप सभी लोग, क्रिस्टल की बाह्य आकृति। ठीक है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि फलक क्या है, क्रिस्टल में दोस्तों फलक होती हैं, तो फलक क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। हाँ, हेडिंग डालेंगे आप फलक, क्रिस्टल की बाह्य आकृति दोस्तों, उसमें आप पहली हेडिंग बनाएंगे फलक। क्या बनाएंगे दोस्तों, फलक। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। वे समतल पृष्ठ जिसमें क्रिस्टल पूर्ण व्यवस्थित रूप में बंधा होता है दोस्तों, वे समतल पृष्ठ जिसमें क्रिस्टल पूर्ण व्यवस्थित रूप में बंधा होता है वो दोस्तों फलक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, फलक। और दोस्तों फलक कितने प्रकार का होता है, तो फलक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों, तो सदृश फलक और दोस्तों आपका विजातीय फलक। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सदृश फलक क्या है, तो ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। जब सभी फलक समान होते हैं, जब सभी फलक दोस्तों क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इन्हें सदृश फलक कहते हैं। जैसे दोस्तों घनी क्रिस्टल के 6 सदृश फलक होते हैं। जैसे दोस्तों घनी क्रिस्टल के 6 सदृश यानी कि 6 फलक सदृश होते हैं।
ठीक, फिर से एक बार आप सभी लोग समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों फलक क्या है, तो वे समतल पृष्ठ जिसमें क्रिस्टल पूर्ण व्यवस्थित रूप में बंधा होता है फलक कहलाते हैं। फलक दो प्रकार के होते हैं। फलक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आपका सदृश फलक है, दूसरा आपका विजातीय फलक है। सदृश फलक क्या है दोस्तों? तो जब सभी फलक समान होते हैं, जब सभी फलक समान होते हैं तो इसे सदृश फलक कहते हैं। ठीक है, जैसे घने क्रिस्टल के 6 सदृश फलक होते हैं। वहीं अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों कि विजातीय फलक क्या है, तो जब सभी फलक समान नहीं होते हैं, जब सभी फलक समान नहीं होते हैं तो इन्हें विजातीय फलक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विजातीय फलक कहते हैं। जैसे गैलेना के दो प्रकार के फलक घन व अष्ट फलक होते हैं, घन व अष्ट फलक होते हैं। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को फलक क्या है, फलक कितने प्रकार का होता है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने? अच्छा, अभी नहीं नोट किया, जल्दी से नोट करें दोस्तों। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग नोट करने का प्रयास करें। हाँ, जल्दी से नोट करें आप सभी लोग दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग नोट करने का प्रयास करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नोट करें आप सभी लोग। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग अपनी एक अच्छी सी नोट्स बनाते हुए चलें। आप सभी लोग अपनी एक अच्छी सी नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, और आपकी एक अच्छी सी नोट्स भी बन सके। तो लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कोर या किनारा क्या होता है, ठीक है, कोर या किनारा क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। दो निकटवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से कोर या किनारा बनता है। दो निकटवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से कोर या किनारा बनता है दोस्तों। ठीक है, जैसे घने क्रिस्टल में कितने किनारे होते हैं दोस्तों? घने क्रिस्टल में 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं दोस्तों? तो 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं दोस्तों? 12 किनारे होते हैं। दो निकटवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से दोस्तों, प्रतिच्छेदन से कोर या किनारा बनता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली हेडिंग डालेंगे अंतराफलक। अंतराफलक दोस्तों, अंतराफलक कोण क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। अंतराफलक कोण दो प्रतिच्छेदित फलकों पर लंबवत रेखाओं के बीच बना कोण। दो प्रतिच्छेदित फलकों पर लंबवत रेखाओं के बीच दोस्तों, लंबवत रेखाओं के बीच जो बना होता है कोण, वही कोण दोस्तों अंतराफलक कोण कहलाता है। वही कोण दोस्तों क्या कहलाता है? अंतराफलक कोण कहलाता है। और दोस्तों इसे किससे मापते हैं? तो इसे दोस्तों किससे मापते हैं? इसे गोनियोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं दोस्तों? गोनियोमीटर से मापते हैं। अंतराफलक कोण को दोस्तों किससे मापते हैं? तो गोनियोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं दोस्तों? किससे मापते हैं? गोनियोमीटर से मापते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को? हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ थंबनेल करें आप सभी लोग जल्दी से दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों घन कोण। और दोस्तों यहाँ आपके पेपर में इसकी आने की प्रबल संभावना है। हेडिंग डालेंगे घन कोण। और दोस्तों घन कोण इसके दोस्तों आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना बनती है। तो इसको अच्छे ढंग से समझेंगे दोस्तों, इसको आप सभी लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि घन कोण किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे? हाँ, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों कि यदि 3 या 3 से अधिक फलकों के प्रतिच्छेदन से जो कोण बनता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? घन कोण कहते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक फलकों के प्रतिच्छेदन से दोस्तों जो कोण बनता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? घन कोण कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग क्रिस्टल के संबंध में फलक एफ। क्रिस्टल के संबंध में फलक एफ, किनारों की जो एल और कोण सी के बीच में संबंध क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके पेपर में आया था और आएगा भी दोस्तों, आया था दोस्तों और आएगा। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग जरूर नोट करते हुए चलें, इसको आप सभी लोग जरूर नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को दोस्तों धुआं कर सके कर सके। ठीक है, हाँ, तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों यहाँ समझेंगे, बताना क्या है, बताना नहीं है, आपको समझना है। देखिए क्रिस्टल के संबंध में फलकों एफ, किनारों एल और कोण सी के बीच जो संबंध होता है दोस्तों, वह क्या होता है? तो वह दोस्तों आपका संबंध क्या होता है? एफ धन सी बराबर एल धन 2। एफ धन सी बराबर एल धन 2, यानी कि दोस्तों जो फलक है वह दोस्तों फलक और घन कोणों का जो योग होता है, फलक और जो घन कोणों का योग होता है दोस्तों, वह दोस्तों किनारों और दोस्तों किनारों में आप क्या करेंगे? 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। तो एफ धन सी बराबर एल धन 2 क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। हाँ, जल्दी से नोट करने का प्रयास करें आप सभी लोग दोस्तों, जल्दी से नोट करने का आप सभी लोग प्रयास करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें आप सभी लोग दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों क्रिस्टल या त्रिविम जालकों के प्रकार। हेडिंग क्या है दोस्तों? क्रिस्टल या त्रिविम जालकों के प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग दोस्तों। अगर बात करते हैं क्रिस्टल या त्रिविम जालकों के प्रकार, तो दोस्तों एकक कोशिकाओं की सममिति के आधार पर विभिन्न क्रिस्टलों को 7 प्रकार के समूहों में वर्गीकृत किया गया। 7 प्रकार के समूहों में दोस्तों क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। 7 प्रकार के समूहों में क्या किया गया दोस्तों? वर्गीकृत किया गया। ठीक है, अब दोस्तों आइए अब हम लोग 7 को समझते हैं। हाँ, जल्दी से नोट करें, फिर इसको जल्दी से इतना नोट करेंगे दोस्तों आप सभी लोग। हाँ, जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग नोट करें।
नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहले आप सभी लोग डायग्राम को समझ लेंगे यहाँ पर। हाँ, इस डायग्राम को आप सभी लोग समझेंगे दोस्तों। अच्छा चलें, पहले ये वाला डायग्राम आप सब लोग समझेंगे, फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपकी एक बीमा हो गई, और ये एक बीमा ये, और एक बीमा ये, ठीक है। ये दोस्तों y है, ये x है, और ये z है, ठीक है। और इनके बीच जो कोण है दोस्तों वह क्या है, अल्फा है। और ये जो कोण है वह दोस्तों क्या है, गामा है। और यह जो कोण है वह दोस्तों क्या है, बीटा है, ठीक है। और ये x अक्ष है दोस्तों, ये y और ये z, ठीक है। अगर बात करते हैं बीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी ये b, ये c और ये a हो गई। और कोण दोस्तों ये क्या है, बीटा, ये क्या है कोण अल्फा, ये क्या है दोस्तों गामा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा समझने का कुछ प्रयास करें आप सभी लोग, देखेंगे। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलों में त्रिविम में उपस्थित तीनों अक्ष अभी मैंने जस्ट दिखाया था दोस्तों आपको, x, y और z, ठीक है, को क्रिस्टलीय अक्ष कहा जाता है। जो तीनों अक्ष हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, अभी आपने देखा भी है अच्छे ढंग से, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दोस्तों क्रिस्टलीय अक्ष कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा। उसी के आगे चलेंगे। सभी क्रिस्टलीय अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, देखेंगे एक बार आप सभी लोग पुनः दोस्तों। देखें, आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में, यानी कि ये तीनों आपस में कहाँ मिलती हैं, ये दोनों आपस में बिंदु O पर मिलती हैं। कहाँ दोस्तों, बिंदु O पर मिलती हैं, ठीक है। जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, जिसे दोस्तों मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल बिंदु कहा जाता है। चलिए फिर आगे की ओर समझते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, दो क्रिस्टलीय अक्षों के बीच के कोण को अंतराक्षीय कोण कहते हैं। दो क्रिस्टलीय अक्षों के बीच के कोण को क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतराक्षीय कोण कहते हैं। जेड अक्ष जो कि क्रिस्टलीय में खड़ी अक्ष होती है, तो उसे सी अक्ष तथा उस अक्ष की भुजा को हम सी भुजा कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार y अक्ष अर्थात बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाने वाली अक्ष को बी क्रिस्टलीय अक्ष व इस ओर जाने वाली भुजा को बी भुजा कहते हैं, ठीक है। तथा सामने से पीछे की ओर जाने वाली एक्स अक्ष को दोस्तों हम क्रिस्टल में ए अक्ष और इस अक्ष से होकर जाने वाली भुजा को ए भुजा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। इस प्रकार हम तीनों अक्षीय कोणों को ग्रीक अक्षर अल्फा, जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा कहकर पुकारते हैं। तो बी सी अक्ष के मध्य का कोण BOC, ठीक है, जो कि अल्फा होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं AC अक्षों के मध्य का कोण AOC, जो कि बीटा होगा। वहीं अगर बात करते हैं AB अक्षों के मध्य का कोण यानी कि AOB, जो कि दोस्तों क्या होगा, गामा होगा। क्या होगा दोस्तों, गामा कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गामा कोण कहलाता है। तो इतना क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर कोण की, तो BOC ये जो कोण हो जाएगा वो आपका अल्फा होगा। वहीं अगर बात करते हैं COA, तो ये दोस्तों क्या होगा, आपका कोण बीटा होगा। वहीं अगर बात करते हैं आपका BOA, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपका गामा कोण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसको अच्छे ढंग से और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, 7 क्रिस्टलीय निकाय, ठीक है दोस्तों। 7 क्रिस्टलीय निकाय को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों। हाँ, देखेंगे पहले उसको आप सब लोग समझने का प्रयास करें। हेडिंग डालेंगे 7 क्रिस्टलीय निकाय। हेडिंग डालेंगे आप सब लोग दोस्तों क्या, 7 क्रिस्टलीय निकाय। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों क्या, 7 क्रिस्टलीय निकाय। चलिए पहले आप सभी लोग समझेंगे दोस्तों, घनी तीनों अक्षीय दूरियां समान हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात प्रत्येक अक्षीय कोण दोस्तों कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, यानी कि जो अक्षीय लक्षण दोस्तों, यानी कि जो आपकी ए बी और सी, ये जो दोस्तों आपकी क्या हैं, ये दोस्तों ये अक्षीय दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो अच्छी दूरियां हैं दोस्तों वह क्या हैं, बराबर हैं। और इनके जो बीच बना अंतराक्ष यानी अंतराक्षीय कोण है दोस्तों, अल्फा गामा बीटा, यह तीनों दोस्तों क्या होगा, 90 अंश होगा। क्या होगा, 90 अंश होगा। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये दोस्तों 90 अंश का कोण बना है। वहीं आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी कितना अंश का बना हुआ है, 90 अंश का। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ भी दोस्तों कितने अंश का बना हुआ है, 90 अंश का बना हुआ है। कितने अंश का बना हुआ है दोस्तों, तो 90 अंश का बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितने अंश का बना है, 90 अंश का बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं NaCl, KCl, CaF2, हीरा भी हो गया दोस्तों आपका, ZnS हो गया, Pb हो गया, Hg हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया। ये दोस्तों क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, घनी है, घन की बात हो रही है। इसमें दोस्तों क्या होता है, तीनों अक्षीय दूरियां समान होती हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं। और जो कोण होता है दोस्तों अक्षीय कोण, वह कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है दोस्तों, तो 90 अंश का होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे चतुष्कोणीय द्विस्तंभ लंबाच। ठीक है दोस्तों, चतुष्कोणीय द्विस्तंभ लंबाच। इसमें क्या होता है दोस्तों, हाँ डायग्राम आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जो तीनों अक्ष होते हैं दोस्तों वे एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। परंतु दोस्तों दो अक्ष समान और एक असमान होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें तीनों अक्ष क्या है दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत हैं। क्या है दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत हैं। एक दूसरे के क्या है दोस्तों, लंबवत हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, परंतु दो अक्ष समान होते हैं, एक अक्ष क्या होता है दोस्तों आपका असमान होता है। ठीक है, तो ए बराबर बी डज नॉट इक्वल आपका सी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करते हैं इनके बीच अल्फा बीटा और आपका जो गामा कोण है दोस्तों, अल्फा बीटा और आपका जो गामा कोण है दोस्तों वह क्या होता है, वह दोस्तों क्या होता है, हाँ वह क्या होता है, तीनों दोस्तों बराबर होते हैं। और तीनों कितने अंश के होते हैं दोस्तों, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तीनों कितने अंश के होते हैं दोस्तों, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। TiO2 आ जाएगा, सफ़ेद SN आ जाएगा, SnO2 आ जाएगा, और भी एग्जाम्पल है दोस्तों आपके। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, सम चतुर्भुज या विषम लंबाच।
ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। हाँ, डायग्राम जरूर बनाते हुए चलें दोस्तों, आप सभी लोग डायग्राम जरूर बनाते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें दोस्तों। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करें। इसमें क्या होता है दोस्तों, तीनों अक्षों की जो दूरियां होती हैं वो दोस्तों क्या होती हैं, असमान होती हैं। ठीक है, तीनों अक्षों की जो दूरियां होती हैं दोस्तों वह क्या होती हैं, असमान होती हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों एक दूसरे की यह क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, यानी कि अल्फा, बीटा और दोस्तों जो गामा है, इनका जो कोण होता है दोस्तों ये तीनों बराबर होती हैं। और कितने अंश के होते हैं दोस्तों, 90 अंश का, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो दूरियां होती हैं वो दूरियां तीनों की क्या होती हैं दोस्तों, तीनों की दूरियां असमान होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, असमान होती हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करने का आप सब लोग प्रयास करें, जल्दी से नोट करने का प्रयास करें। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आपका, BaSO4 हो जाएगा, PbCO3 हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, CuSO3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग नोट करने का प्रयास करें। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालेंगे एकंताक्ष। इसमें क्या होता है दोस्तों, तीनों अक्षों की जो दूरियां होती हैं वो असमान होती हैं। तीनों अक्षों की जो दूरियां होती हैं दोस्तों वह क्या होती हैं, असमान होती हैं। देख पा रहे होंगे जैसा कि आप सभी लोग ये दूरी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तीनों अक्षों की दूरियां क्या होती है दोस्तों, असमान होती हैं। क्या होती हैं, असमान होती हैं। और दोस्तों इनका जो अक्षीय कोण होता है, दो अक्षीय कोण तो दोस्तों समान होता है। दो अक्षीय कोण क्या होता है दोस्तों, दो अक्षीय कोण क्या होता है, दो अक्षीय कोण दोस्तों क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है दोस्तों, असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। लेकिन दोस्तों एक अक्षीय कोण आपका, दो अक्षीय कोण दोस्तों क्या होता है, असमान होता है। यानी कि क्या होता है, सॉरी दोस्तों मैंने क्या बता दिया, दो अक्षीय कोण सॉरी दोस्तों, दो अक्षीय कोण तो क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, दो अक्षीय कोण तो समान होते हैं। ठीक है, मिस्टेक से मैंने लिख दिया दोस्तों। आप यहाँ देख पा भी रहे होंगे दोस्तों, आप सब लोग देख पा भी रहे होंगे दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे आप सब लोग। ठीक है, तो घबराना नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया दोस्तों। देखें, तीन अक्षीय दूरियां असमान हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यानी कि जो तीनों की अक्षीय दूरियां होती है दोस्तों वो क्या होती है, असमान होती हैं। लेकिन दोस्तों दो अक्षीय कोण जो होते हैं, कोण की बात करते हैं दोस्तों, अगर कोण की बात करते हैं अक्षीय कोण की, तो वो दोस्तों दो के समान होते हैं। ठीक है, दो तो समान होते हैं जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जो आपका एक कोण होता है वह क्या होता है, 90 अंश से भिन्न होता है। ठीक है, और वो दोनों जो समान होते हैं दोस्तों उनका कितना अंश होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का कोण होता है दोस्तों, तो 90 अंश का कोण होता है। और एक कोण क्या होता है दोस्तों, वह 90 अंश से भिन्न होता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हाँ, इसके एग्जाम्पल को जरूर नोट करते हुए चलें। Na2SO4 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, एकंताक्ष के एग्जाम्पल हैं। हाँ, जल्दी से नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों, और आप पेपर को धुआं कर सके। ठीक है दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों पेपर को तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस दोस्तों आप सभी लोग अपना सहयोग ऐसे ही प्रदान करते रहें, आप सभी लोग अपना सहयोग ऐसे ही प्रदान करते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों तिरंताक्ष की। किसकी दोस्तों, तिरंताक्ष की। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, तीनों अक्ष क्या होते हैं, असमान होते हैं। तीनों अक्ष क्या होते हैं दोस्तों, इसमें तीनों अक्ष क्या होते हैं, तीनों अक्ष क्या होते हैं दोस्तों, असमान होते हैं।
क्या होते हैं दोस्तों, असमान होते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों कोण होता है वह तीनों कोण भी क्या होता है, तीनों कोण भी क्या होता है दोस्तों, असमान होता है। क्या होता है दोस्तों, असमान होता है। और दोस्तों इसमें कोई भी कोण क्या होता है, 90 अंश का, हाँ कोई भी कोण दोस्तों इसमें क्या होता है, 90 अंश का नहीं होता है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को, देख भी पा रहे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलें दोस्तों, क्योंकि इस बार पेपर को धुआं करना है। अपनी तैयारी को इस तरह मजबूत करें दोस्तों कि पेपर को धुआं कर सकें आप सभी लोग। हाँ, इसका डायग्राम आप सभी लोग जरूर बनाते हुए चलें दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, षष्ठकोणी। ठीक है, इसका डायग्राम आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ये षष्ठकोणी का डायग्राम है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो अक्ष समान, दो अक्ष क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, परंतु तीसरा अक्ष दोस्तों असमान होता है। दो अक्ष क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, परंतु जो तीसरा अक्ष होता है वह दोस्तों क्या होता है, असमान होता है। और दो अक्षी कोण तो दोस्तों 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं, 90 अंश का। लेकिन दोस्तों एक अक्षी कोण आपका 120 अंश का होता है। कितना होता है दोस्तों, दो अक्षी कोण तो दोस्तों 90 अंश के होते हैं, लेकिन दोस्तों एक अक्षी जो कोण होता है वह दोस्तों कितने अंश का होता है, 120 अंश का होता है। ठीक है, और दो अक्षी दूरियां दोस्तों समान होती हैं, लेकिन जो तीसरी अक्ष की दूरी होती है वह दोस्तों क्या होती है, असमान होती है, जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप से लोग देख पा रहे हैं, HGS हो गया आपका, AGI हो गया, SIC हो गया, SIC हो गया, PBI2 हो गया आपका, ZN हो गया, और आपका CD हो गया, ZNO हो गया, CDS हो गया, MG हो गया। ठीक है दोस्तों, ये षष्ठकोणी के क्या है, एग्जाम्पल है। हाँ, तो जल्दी से नोट करते हुए चलें दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, त्रिसमताज। क्या होगी दोस्तों, त्रिसमताज। हाँ, जल्दी से नोट करते हुए चलें आप सभी लोग, जल्दी से आप सभी लोग नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो जल्दी से नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिनका छूट रहा है दोस्तों वो घबराए नहीं, एक बार आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद इसको पुनः देख लेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। जिनका छूटा जा रहा है दोस्तों घबराए नहीं, वो लोग घबराए नहीं, इसको क्या करेंगे, पुनः क्लास समाप्त होने के बाद इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो घबराए नहीं आप सभी लोग, समझते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें। क्या कर सकें दोस्तों, आप पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, क्या है, त्रिसमताज है। इसमें दोस्तों या त्रिकोणी जिसको बोला जाता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, तीन अक्ष, तीनों अक्ष क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। तीनों अक्ष दोस्तों क्या होते हैं, समान होते हैं। और दोस्तों इनके मध्य जो कोण होता है, अक्षी कोण, वह क्या होता है दोस्तों, वह भी समान होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इनके मध्य का जो अक्षी कोण होता है वह भी क्या होता है, समान होता है, परंतु दोस्तों 90 अंश के बराबर नहीं होता है। समान तो होता है दोस्तों, परंतु 90 अंश के बराबर नहीं होता है, या 90 अंश का नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को, त्रिसमताज दोस्तों, त्रिकोणी क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। हाँ, डायग्राम आप सभी लोग ज़रूर बनाते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 7 क्रिस्टलीय निकाय को हम लोगों ने समझ लिया दोस्तों।
हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सातों क्रिस्टलीय निकाय अगर आपको क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। हाँ, एक बार मैं पुनः आपको दिखा दे रहा हूँ। आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए पहला आपका क्या है दोस्तों, घनी, जैसा कि आप सभी लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपका चतुष्कोणी या द्विसमान लंबाक्ष है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। ये आपका क्या है दोस्तों, हाँ, ये आपका समचतुर्भुज या विषम लंबाक्ष है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एकंताक्ष है दोस्तों। ठीक है, डायग्राम भी आप लोगों ने बना लिया होगा, जिनका छूट गया है वो घबराए नहीं दोस्तों। ठीक है, क्लास समाप्त होने के बाद वो लोग अपना बना लेंगे। उसके बाद तिरंताक्ष दोस्तों। ठीक है, ये भी आप सब लोग देख पा रहे हैं, इसको भी मैंने भी आपको बताया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला षष्ठकोणी। तो इसका भी आप सब लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, दो अक्ष तो समान होते हैं परंतु तीसरी अक्ष क्या होती है, समान होती है। और दो अक्षीय कोण दोस्तों क्या होते हैं, दो अक्षीय कोण तो 90 अंश के होते हैं, लेकिन एक अक्षीय कोण क्या होता है दोस्तों, 120 अंश का होता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं दोस्तों तो आप क्या देखते हैं, त्रिसमानताक्ष या त्रिकोणीय दोस्तों। इसमें क्या होता है, तीनों अक्ष तो समान होते हैं दोस्तों, लेकिन उनके मध्य अक्षीय जो कोण होता है वह भी समान होता है, परंतु दोस्तों 90 अंश के नहीं होते हैं। परंतु दोस्तों क्या होते हैं, 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करते हुए जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ, जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग क्या, एकक कोष्टिका या इकाई सेल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। अगली हेडिंग आप सब लोग क्या बनाएंगे, एकक कोष्टिका या इकाई सेल। क्या हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, एकक कोष्टिका या इकाई सेल। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं एकक कोष्टिका या इकाई सेल की तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझने का आप सब लोग प्रयास करें। इसमें क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में बार बार दोस्तों दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है, एकक कोष्टिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एकक कोष्टिका कहते हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों, देखें त्रिविम जालक में जब अवयवी कण जो जालक बिंदु होते हैं दोस्तों को रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है तो ये संपूर्ण संरचना में छोटी छोटी त्रिविम क्या करती हैं दोस्तों, इकाइयों में विभाजित हो जाती हैं। और यही इकाइयां संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की जो छोटी सी यानी कि जो छोटी छोटी इकाई होती है जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में दोस्तों बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, एकक कोष्टिका कहते हैं या इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कहें तो यूनिट सेल। क्या कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में, यूनिट सेल या एकक कोष्टिका या इकाई सेल। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एकक कोष्टिका किसे कहते हैं तब आप क्या बताएंगे कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एकक कोष्टिका कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एकक कोष्ठिका के प्रकार, तो एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? एकक कोष्ठिका दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली दोस्तों क्या होती है? सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका। सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है? केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी क्या होती है दोस्तों? केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। चलिए अब पहली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका। दोस्तों पहली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग समझने का प्रयास करें दोस्तों। सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका दोस्तों जिसमें जो अवयवी कण या जालक बिंदु होते हैं दोस्तों केवल एक कोष्ठिका के कोनों पर होते हैं। केवल दोस्तों एकक कोष्ठिका के क्या होते हैं? कोनों पर होते हैं। केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर होते हैं दोस्तों, सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है। और सरल एकक कोष्ठिका युक्त जालक को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करते हुए ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए दूसरी हेडिंग डालेंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर बात करते हैं दोस्तों केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण न केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी स्थित होते हैं दोस्तों। केंद्रित एकक कोष्ठिका में दोस्तों अवयवी कण न केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर स्थित होते हैं, बल्कि अन्य स्थानों पर भी स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये तीन प्रकार की होती हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका दोस्तों। यह कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ तीन प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन? फलक केंद्रित काय, जिसे हम लोग अंतः केंद्रित या आधार आंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन दोस्तों? पहली आपकी फलक केंद्रित, दूसरा क्या है? काय या अंतः केंद्रित, तीसरा क्या है दोस्तों? आधार केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सबको, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ क्लियर हो चुका दोस्तों। तो आप सभी लोग थंबनेल करें। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे होंगे दोस्तों, सरल एकक कोष्ठिका का ये डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का डायग्राम है, ये आपका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका का है, और ये आधार आंत केंद्रित एकक कोष्ठिका का क्या है दोस्तों? चित्र है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करते हुए ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? सरल एकक कोष्ठिका। और ये क्या है दोस्तों? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। आप देख पा रहे हैं यहाँ फलकों पर जालक बिंदु है दोस्तों। हाँ ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। ये क्या है दोस्तों? काय या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। और ये वाला क्या है आपका? चौथा आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इस चित्र को आप सब लोग जरूर बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस डायग्राम को आप सब लोग जरूर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका ये क्या होता है दोस्तों? तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में जानने का दोस्तों क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ अभी मैटर है दोस्तों, बस आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने, काफ़ी कुछ मैटर है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बना किया करें। आप देख पा रहे हैं दोस्तों जैसा कि अभी बहुत कुछ है, तो आप सभी लोग क्लास में बने, प्रतिदिन बने, क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करें दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करने का प्रयास किया करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके और वो भी पेपर को धुआं कर सके। ठीक है, फिर हम लोग ब्राउवेल जालक भी पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या होता है ब्राउवेल जालक। फिर विभिन्न क्रिस्टलीय निकायों के त्रिविम जालक को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों चलते चलते आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, तब तक मत रुको, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल कर नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।